या मौर्य वंश के बारे में, जिसे हम पढ़ते हैं 323 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 185 ईसा पूर्व तक। जी हाँ बिल्कुल, लास्ट हमने पढ़ा था कि इन 298 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य डाइड बाय संलेखना और संथारा। संलेखन या संथारा करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी। और हम सब जानते हैं कि भद्रबाहु का ही अनुयायी हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन दीक्षा हासिल की, वो जैन भिक्षुक बना और भद्रबाहु के ही साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चला गया और वहां पर जाकर ही डाइड बाय संलेखन या संथारा करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। यहां तक हमने पढ़ लिया था। चलिए अगला शासक लिखिए, बिंदुसार। अगला रूलर लिखिए बिंदुसार, 298 बीसी से लेके 272 बीसी तक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का दूसरा शासक सेकंड रूलर बना बिंदुसार या बिंदुसार। थोड़ा सा ना कैमरा जूम करना हल्का सा, और बस ठीक है ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा बिंदुसार मौर्य वंश का अगला शासक बना। और ध्यान रखेंगे अदर नेम्स ऑफ बिंदुसार या बिंदुसार, बिंदुसार के अन्य नाम ध्यान रखेंगे, इसे सिंहसेन और अमित्रघात भी कहा गया है। इसी के अन्य नाम है सिंहसेन और अमित्रघात। सर टुडे वी विल स्टार्ट पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अरे नहीं कृष्णा, अभी बिंदुसार और अशोक भी तो पढ़ने हैं भाई, मेन आदमी तो भी बचा है अशोक। बिंदुसार के ही जैन और बौद्ध ग्रंथों में अन्य दो और नाम मिले हैं, एक सिंहसेन और एक अमित्रघात। लेकिन यूनानी लेखकों ने, अगर हम इसके ग्रीक नेम या यूनानी नाम के बारे में बात करें, तो जिस तरीके से यूनानी लेखकों ने या ग्रीक राइटर्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा था, बिल्कुल वैसे ही हमें बिंदुसार का भी एक यूनानी नाम या ग्रीक नेम लिखा हुआ मिलता है, जो क्या है लिख लीजिएगा, अमित्रोचेट्स। इसे यूनानी लेखकों के द्वारा अमित्रोचेट्स कहा गया है। जी एक ही बात है, झलक अमित्रोचेट्स या अमित्रघात को ही कहते हैं। जी बेसिकली देखिए, अमित्रघात का मतलब क्या है? मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, अमित्र का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, और दुश्मनों का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला ही क्या कहलाता है? अमित्रघात। लेकिन इसे यूनानी में, ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा गया है? अमित्रोचेट्स कहा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंट्रोकोट्स कहा गया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बारे में भी जो हमें मुख्य रूप से जानकारी मिली है वो जैन और बौद्ध ग्रंथों से मिली है, और उन्हीं ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना गया है कि बिंदुसार हैड 16 वाइफ्स। बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, और इसकी 16 पत्नियों में इसकी सबसे प्रिय पत्नी और सबसे प्रसिद्ध पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था धर्मा। कुछ कुछ ग्रंथों में इसी का नाम लिखा हुआ क्या मिलता है? सुभद्रांगी। इसकी सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध पत्नी थी धर्मा या सुभद्रांगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है याद रखने के लिए क्योंकि हम सब जानते हैं धर्मा या सुभद्रांगी का ही पुत्र कौन हुआ था? अशोका या अशोक। और जैन मान्यताओं के अनुसार यह भी माना जाता है ही हैड 101 सन्स। बिंदुसार के 101 पुत्र थे। बिंदुसार के 101 पुत्र थे जो ग्रंथों के द्वारा हमें पता चला है, और इसके सबसे बड़े बेटे का नाम था सुसीम। इसका सबसे बड़ा बेटा सुसीम था, और फिर सुसीम के बाद कौन था? अशोका। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी या अगला शासक सुसीम को ही बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया किसने? अशोक ने। क्योंकि जैसे ही बिंदुसार की मृत्यु होगी लगभग 272 बीसी में, तो उसके बाद 3 साल तक मौर्य साम्राज्य का जो सिंहासन है वो खाली रहेगा, और 3 साल तक इसके सारे के सारे पुत्रों में क्या चलेगा? गृह युद्ध चलेगा, एक सिविल वॉर चलेगी, और सिंहासन की लड़ाई होगी। और उसी सिंहासन की लड़ाई को जीतेगा अशोक, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने अपने सारे के सारे भाइयों की हत्या करके ही मगध का सिंहासन प्राप्त किया था, और केवल अपने एक भाई को नहीं मारा था, और जिसको नहीं मारा था उसका नाम था तिस्सा या तिस। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो तिस्सा है, ये जो तिस है, ये अशोक के शासनकाल में इसी के संरक्षण में रूलर बनेगा। कहां का? सिंघल का। और ये सिंघल कौन सी जगह है? तो आप सब जानते हैं श्रीलंका को ही प्राचीन काल में और मध्यकाल में क्या कहा जाता था? सिंघल कहा जाता था। पद्मावत मूवी में देखा था ना, सिंघल की राजकुमारी थी रानी पद्मावती। तो वो जो सिंघल है वो बेसिकली श्रीलंका है। आज भी श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा आबादी है वो किस कम्युनिटी की है? वो किस समुदाय की है? उनको हम सिंघली बोलते हैं। सिंघली कम्युनिटी या सिंघल कम्युनिटी जो श्रीलंका में रहती है। आपको पता है ना कि जब श्रीलंका को आजादी मिली, जब श्रीलंका आजाद हुआ, तो श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी को ही लेकर वहां पर लड़ाई छिड़ी, वहां पर गृह युद्ध चला, और जो श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था कब से? 1980 से, वो अब जाकर 2009 में कहीं जाकर क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। क्योंकि ज्यादा लोग वहां पर सिंघली भाषी थे या सिंघली समुदाय के लोग थे, इसलिए सारी की सारी सत्ता श्रीलंका की सिंघलियों ने ही हथिया ली थी। लेकिन वहां पर जो दूसरी मेजर पॉपुलेशन है वो किसकी है? तमिलियंस की। और तमिलियंस भी श्रीलंका में दो प्रकार के रहते हैं, एक श्रीलंकन तमिलियंस और एक इंडियन तमिलियंस। तो जब वहां पर सत्ता शुरू हुई, जब वहां पर प्रशासन शुरू हुआ, संविधान वहां पर बना, तो सिंघलियों का पूरा डोमिनेंस था वहां पर। उसी सिंघल का राजा होगा तिस्सा या तिस, जब अशोक रूल करेगा या अशोक शासक बनेगा। कहने का मतलब अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, लेकिन केवल और केवल किसे नहीं मारा? तिस्सा और तिस को नहीं मारा। और जब तिस्सा या तिस श्रीलंका या सिंघल में शासन कर रहा होगा, तो ध्यान रखेंगे इसी के संरक्षण में अशोक अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजेगा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। कहां पर? श्रीलंका। सवाल आता है ना कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। या किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। किसके संरक्षण में भेजा था? तिस्सा या तिस के संरक्षण में भेजा था। इसके बाद ध्यान रखेंगे बिंदुसार के शासनकाल में सुसीम वॉज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला। बिंदुसार के शासनकाल में सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल था। अब आपको याद हो गया होगा तक्षशिला क्या है? भाई हम सब जानते हैं 16 महाजनपदों में हमने एक गांधार महाजनपद भी पढ़ा था, और उसी गांधार महाजनपद की ही राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला हुआ करती थी, जहां का गवर्नर सुसीम हुआ करता था। और अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन।
और जो अशोक था वो बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैन का राज्यपाल था। और हम सब जानते हैं अवंती महाजनपद की ही उत्तरी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती। तो जो उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी या उज्जैन, वहीं का राज्यपाल हुआ करता था अशोका। तक्षशिला हमें क्यों याद रखना है? बिंदुसार के ही शासनकाल में अ रिवोल्ट वाज हैपेंड इन तक्षशिला। तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ, रिवोल्ट इन तक्षशिला। बिंदुसार के ही शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ, एक रिवोल्ट हुआ, जो किया किसने? कीचक नाम के शासक ने, कीचक नाम के रूलर ने तक्षशिला में एक विद्रोह किया, एक रिवोल्ट किया। हल्का सा कट गया है, मैं दोबारा से लिख देता हूं। कीचक, तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ जो कीचक के द्वारा किया गया। और ध्यान रखेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए बिंदुसार ने पहले किसे भेजा था और फिर दूसरी बार किसे भेजा था? क्योंकि जब तक्षशिला में कीचक ने विद्रोह किया और तक्षशिला पर अधिकार कर लिया, तो हम सब जानते हैं उस समय तक्षशिला का गवर्नर कौन हुआ करता था? सुसीम। इसीलिए टू कंट्रोल दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले बिंदुसार के द्वारा सुसीम को भेजा गया। लेकिन सुसीम से यह विद्रोह नियंत्रित नहीं हो पाया। फिर दूसरी बार ही सेंट अशोका, फिर दूसरी बार इसने अशोक को भेजकर ही तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करवाया था। नोट कीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। फिर जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे बिंदुसार से पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई वैसे तो देखिए बिंदुसार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर बिंदुसार से सवाल पूछा जाता है तो 90%, और आज तक सबसे ज्यादा बार यही सवाल पूछा गया है कि बिंदुसार के शासनकाल में बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे या 2 फॉरेनर एम्बेसडर्स आए थे। उनके नाम क्या क्या थे और वो कहां कहां से आए थे? तो ध्यान रखेंगे 2 फॉरेनर एम्बेसडर्स अराइव्ड इन हिज कोर्ट। इसके दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए। 2 फॉरेनर एम्बेसडर्स अराइव्ड इन हिज कोर्ट। इसके दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे। पहले का नाम याद रखेंगे, ही वाज डायमेकस। इसका नाम डायमेकस था। और ये जो डायमेकस था ये आया था कहां से? सीरिया से। ये सीरिया से आया था। भाई आप सब जानते होंगे सीरिया का नाम तो सबने सुना ही होगा। देश का सबसे अशांत देश, विश्व के सबसे अशांत देशों में से नाम शुमार है किसका? सीरिया का और नॉर्थ कोरिया का। तो यहाँ पर व्यक्ति शांति से रह नहीं सकता, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर वो घर से बाहर निकला है तो वापस लौट कर आएगा नहीं आएगा। विश्व के सबसे अशांत देशों में से नाम आता है सीरिया का भी और नॉर्थ कोरिया का भी। क्यों आता है ये बताने की जरूरत नहीं है भाई। आईएस या जिसको हम इस्लामिक स्टेट बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति ही कहां से मानी गई? इराक और सीरिया से मानी गई। एक तो वो आतंकवादी संगठन, और इन सब का भी गुरु आप सब जानते हैं नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, जो वहां का तानाशाह है, उसको भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सीरिया से आया था डायमेकस नाम का एक एम्बेसडर, एक राजदूत, और दूसरे का नाम था डायोनिसस। दूसरे का नाम था डायोनिसस। और ये जो डायोनिसस था ये आया था कहां से? इजिप्ट से या मिस्र से। ये इजिप्ट या मिस्र से आया था। ये बिंदुसार से पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिंदुसार ने मरने से पहले अपने बड़े बेटे सुसीम को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन जैसे ही बिंदुसार की मृत्यु हुई, बिंदुसार डाइड इन 272 बीसी। आपसे पूछेंगे कि बताइए बिंदुसार किस धर्म का फॉलोअर था? ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जब हम जैन धर्म पढ़ रहे थे, जब मैं आपको जैनिज्म पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब वर्धमान ग्रह त्याग करके महाज्ञान प्राप्ति की तलाश में निकले, खोज में निकले, तो उनकी सबसे पहले ही मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था मकली पुत्र घोषाल या मकली घोषाल, जो 6 वर्ष तक उनके साथ रहा भी था, लेकिन बाद में साथ छोड़कर चला गया। एंड ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन, और उसने एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसे हम आजीवक संप्रदाय कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे बिंदुसार वाज द फॉलोअर ऑफ आजीवक कम्युनिटी, या फिर ये आजीवक संप्रदाय धर्म को माना करता था। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दैट वाज अ फेट ओरिएंटेड रिलीजन। ये एक भाग्यवादी धर्म था। ये एक भाग्यवादी धर्म था जिसका अनुयायी हुआ करता था बिंदुसार। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई और गृह युद्ध शुरू हुआ, सिंहासन के लिए लड़ाई शुरू हुई, जो चली 3 साल तक। और आप सब जानते हैं 3 साल तक चले ही इस गृह युद्ध में चाणक्य के ही एक शिष्य राधागुप्त की मदद से अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई, और 99 भाइयों की हत्या करवाकर 269 बीसी या 269 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश के सिंहासन पर शासक बनकर बैठा अशोका द ग्रेट या अशोक महान। और आप जानते हैं भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महान राजा या महान शासक ही किसे माना गया है? अशोका को माना गया है। तो जल्दी से हेडिंग डालिए, अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज अशोका। इसके बाद बात करेंगे हम अशोका के बारे में। सर स्पीड थोड़ी स्लो कर दीजिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी स्लो पढ़ा रहा हूं। आपको अगर स्पीड स्लो करनी है ना, तो मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, क्लास ओवर होने के बाद स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करना और स्पीड कम कर लेना। ये तो डिजिटल इंडिया है। आप कौन सा मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो? आप तो मुझे वीडियो में देख रहे हो ना। तो स्पीड अगर ज्यादा लगती है तो स्पीडोमीटर का इस्तेमाल कीजिएगा क्लास ओवर होने के बाद। क्यों डेटा वेस्ट कर रहे हैं? अभी डेटा बचाइए, क्लास खत्म होने के बाद स्पीड स्लो या तेज करके देख लीजिए। अगर ये स्पीड भी आपको ज्यादा लग रही है तो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं तो सामान्य तौर पर इसे थोड़ा सा और स्पीड से पढ़ाना चाहिए। हेडिंग डालिए अशोका या अशोक, 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। सबसे ही पहला सवाल तो ये बनेगा भाई, आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको सोर्सेस पढ़ा रहा था, तो मैंने तभी आपको ये बता दिया था
कि भारत में सबसे पुराने जो अभिलेख मिले हैं, सबसे पुराने जो इंस्क्रिप्शन से मिले हैं, वो किसके मिले हैं? अशोक के, जो मुख्य रूप से खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिले हैं, जिनको सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और जब तक अशोक के अभिलेखों को नहीं पढ़ा गया था, तब तक हम लोग यही समझते थे कि ये कोई श्रीलंका का शासक था, ये कोई सिंघल का रूलर था, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान आया था, इंडिया आया था, और इसने हिंदुस्तान में आकर बौद्ध धर्म का क्या किया था? प्रचार किया था। लेकिन जब 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसके अभिलेखों के बारे में पढ़ा, तो हमें पता चला कि इस महान राजा का नाम अशोकवर्धन था, और ये सिंघल से या ये श्रीलंका से भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने नहीं आया था, बल्कि इसने अपने बेटे और अपनी बेटी को यहां से श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। राहुल पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस का बैच सर। मेरे भाई, दिल्ली पुलिस के लिए अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसके लिए जीएस पढ़नी है दिल्ली पुलिस के लिए, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भर्ती नहीं करते हैं, पता है ना, ये बात तो पता होनी चाहिए। पुलिस में हमेशा, ठीक है, उन लोगों को भर्ती किया जाता है जिनका ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये ढीला होता है, जिनका ये वाला जो स्क्रू होता है वो ढीला होता है, वो लोग जाते हैं पुलिस में। उन लोगों को पुलिस में भर्ती करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए पुलिस में ऐसे लोग जो सन की हो, जो एक इशारे पर डंडा पकड़कर पिटाई शुरू करते हैं। ऐसे लोग चाहिए ना हमें पुलिस में और प्रशासन में। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो पुलिस की तैयारी होती है ना, और ये जो आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो बड़ी आसानी से हो जाती है। वो तो आप लोगों की महानता है कि आप लोग हमें अपना मेंटर और हमें अपना गाइड समझकर हमसे गाइडेंस लेने के लिए आ जाते हैं, हमसे पढ़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सही मायनों में अगर मैं आपको जीवन का सत्य बताऊं, तो आप जिस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, इसके लिए तो आपको हमारी भी जरूरत ना हो। आप सेल्फ स्टडी भी अगर ढंग से कर लेना, तो आसानी से सिलेक्शन हो जाए। सही बता रहा हूं मैं। पर चक्कर क्या है ना, हम लोगों को स्कूल टाइम से ही ट्यूशन पढ़ने की आदत पड़ी होती है। हमें लगता है कि 10वीं क्लास तब तक पास नहीं होगी जब तक ट्यूशन नहीं लगा होगा। लग गया ट्यूशन भाई। आजकल तो खैर बच्चों के ट्यूशन फर्स्ट क्लास से लग जाते हैं, नर्सरी से भी लग जाते हैं। मम्मियों को ज्यादा टेंशन ना दे बच्चे, इसलिए मम्मियां क्या करती हैं, बचपन से ही जैसे बच्चे ने नर्सरी में जाना शुरू करा, तुरंत एक ट्यूटर लगा दी गई उसके लिए कि तुम आइए, आप आइए 2 घंटे तक आप इसके साथ बैठिए, ये पढ़ता है तो ठीक है, नहीं पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है 2 घंटे तक उसके बेबी सिटर बन जाइए, उसको संभालिए। ये होता है ना आजकल, शहरों में ये होता है भाई। आप लोग तो खैर ज्यादातर लोग शहरों से नहीं है, आप लोग गांव देहात टाउन से भी काफी सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये होता है भाई। बचपन से हमें ट्यूशन पढ़ने की आदत पड़ी हुई है। 9th क्लास में पहुंचे टेंशन होने लग गई। टेंशन तो होगी ही। जिस रिश्तेदार को देखो वो यही पूछ रहा है, अरे अब तो बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, अब तो बोर्ड है। वो इतना प्रेशर बना देते हैं हमारे ऊपर कि हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब बिना ट्यूशन के तो बेड़ा पार ही नहीं होने वाला। 10वीं पास हुई, 11वीं में पहुंच गए। देश के 80% छात्रों ने तो 11वीं में साइंस ले ली। क्यों ले ली? सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि 10वीं में मार्क्स ज्यादा आ गए थे। लेकिन नालायकों को ये नहीं पता कि मार्क्स और साइंस साइड का कोई लेना देना नहीं है। मार्क्स ज्यादा भी होते हैं ना 10वीं में, तो भी समझ में नहीं आ रही होती 11वीं क्लास में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये नहीं आ रही होती समझ में। लेकिन फिर भी अपनी सामाजिक साख को बचाने के लिए हम 11वीं क्लास में साइंस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप को लगता है कि अगर हमारे बच्चे के 80% से ज्यादा मार्क्स आ गए तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है लाइफ में, या तो मेडिकल या तो नॉन मेडिकल। कॉमर्स और आर्ट्स तो वो पढ़ते हैं जो नालायक होते हैं, जिनके मार्क्स कम होते हैं। यही होता है ना। अब देख लो, सारे के सारे बुद्धिजीवी जो साइंस से पढ़ रहे थे 11वीं और 12वीं क्लास में, अब वो मेरे चेले हैं। हालांकि मैं खुद इसी सिचुएशन का मारा हुआ हूं। मैंने भी 11th 12th में साइंस पढ़ी है भाई। मैंने भी ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ी है, बीएससी पढ़ा है। लेकिन आप देख लीजिए वो सारे बुद्धिजीवी लोग जो साइंस से 11th 12th पढ़ रहे थे, अब वो सारे के सारे मेरे जैसे इतिहासकारों की शरण में हैं। अब वो मुझसे इतिहास और पॉलिटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने ना पढ़ने की कसम खाई थी, अब उन्हीं को पढ़ के तो सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हमें बचपन से आदत पड़ी होती है कोचिंग के, इस वजह से आप लोग कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है भाई, आप एक बार अगर कोचिंग कर लेते हैं, अच्छी बात है, आपको पता चल जाता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या चीजों की तैयारी करनी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जीएस है ना, जीएस दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट। जीएस कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर जीएस कोई सब्जेक्ट होता तो हम बीएससी, तो हम ग्रेजुएशन में जीएस कर लेते भाई। हम बैचलर ऑफ जीएस और मास्टर्स ऑफ जीएस, पीएचडी इन जीएस कर लेते ना। बट जीएस इज नॉट एट ऑल अ सब्जेक्ट, इट इज योर डेली हैबिट। ये तो आपकी रोज की आदत है। जीएस शुड बी योर डेली हैबिट। और जीएस उसी व्यक्ति की अच्छी हो सकती है जो आदमी, जो इंसान, जो स्टूडेंट ये सोचकर पढ़ाई कर रहा है, या ये सोचकर जीएस पढ़ रहा है कि एग्जाम में आएगी इसलिए पढ़ लेता हूं, उसकी जीएस जिंदगी में कभी अच्छी नहीं हो सकती। और जो मेरी तरह ये सोचकर जीएस पढ़ेंगे ना कि एग्जाम कोई नहीं है भाई, लेकिन अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए, अपने दिमागी विकास के लिए मुझे जीएस पढ़नी है, मुझे भीड़ से अलग होना है। तो जो लोग अपनी अवेयरनेस के लिए जीएस पढ़ेंगे, रोज जीएस पढ़ेंगे, उनकी जीएस बढ़िया होगी। और ये एक ऐसी लर्निंग है, ध्यान रखना, विच ट्रेवल्स फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब। आपको पता है ना, ये जो जीएस है ना भाई, ये जीएस ये ऐसी लर्निंग है। आप सब जानते हैं लर्निंग ही हमारी लाइफ में एक ऐसी चीज है जो कहां से कहां तक ट्रेवल करती है, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब। और आप सब जानते हैं वॉर्म का मतलब होता है गर्भ। महाभारत के अभिमन्यु को जानते हैं ना, ये वही आदमी है जो मां के पेट से ही चक्रव्यूह भेदना सीख कर आया था। जब अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे, तो उस समय पेट में था अभिमन्यु, और उसने गर्भ में ही ये सीख लिया था कि चक्रव्यूह को भेदना कैसे है। लेकिन क्योंकि कहानी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए बाहर निकलने का रास्ता नहीं सीख पाया, इसीलिए वीरगति को प्राप्त हुआ महाभारत के युद्ध में। कहने का मतलब लर्निंग तो कहां से शुरू हुई थी, मां के पेट से ही शुरू हुई थी बच्चों। लेकिन धीरे धीरे जैसे लाइफ आगे बढ़ती रहेगी, तो जब तक आप अपने मकबरे में, अपनी कब्र में नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक लर्निंग चलती रहेगी। ये मत सोच लेना कि नौकरी लग गई तो उसके बाद जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जिंदगी में कभी नहीं पढ़ोगे तो नालायक के नालायक ही रह जाओगे, उसी लेवल पर रह जाओगे जिस लेवल पर लगोगे। इस बात को ध्यान रखना। तो जिंदगी में लर्निंग को लेकर कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए, कभी भी अपने अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि बस दिस इज इनफ, अब बहुत हुआ, अब बहुत हो गया, दिस इज इनफ, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा कभी ना सोचें। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं, इसका अशोक से कोई संबंध नहीं है। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे, लाइफ टाइम आपको लर्निंग तो रखनी ही रखनी है, आपको सीखना ही सीखना है। हर रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और हर रोज अगर कुछ नया नहीं कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर किसी भी दिन तुम कोई गलती नहीं करते हो, इसका मतलब यह है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हो, तो रोज आपको गलतियां करना क्या है, जरूरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि जितनी गलतियां करेंगे उतना ही ज्यादा परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, उतना ही ज्यादा बढ़िया सीखेंगे। आई होप थोड़ा सा जोश भर गया होगा मेरी बात से। ये जो मैंने प्रवचन आपको पिछले 5 मिनट में दिया है, तो आई होप इससे काफी सारे लोगों के अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी आई होगी, है ना। जो रक्त स्त्राव है आपका, जो ब्लड प्रेशर है, उसके अंदर थोड़ी सी तेजी आई होगी। बस मैं यही तो चाहता था। अब जो सो भी रहे होंगे वो भी जागे होंगे, उनको जगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी अशोका द ग्रेट, या अशोक महान। तो मैंने आपको बताया कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसके अभिलेखों को पढ़कर सबसे पहले हमें इसके नाम के बारे में बताया, क्योंकि हमें तो उसका नाम भी नहीं पता था। तो सबसे ही पहला सवाल क्या बन गया, सबसे ही पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए किस अभिलेख से हमें अशोक के नाम का पता चलता है। या अशोक, मोना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हाथ जोड़कर तहे दिल से आपका शुक्रिया। एक का तो खून खोल भी गया भाई, तो थोड़ा सा ठंडा हो जा, आंखें खुल गई।
जी, तो सबसे ही पहला सवाल बनेगा कि किस अभिलेख या किस इंस्क्रिप्शन से हमें अशोक के नाम के बारे में जानकारी मिली है, हमें अशोक के नाम के बारे में पता चला है। तो ध्यान रखेंगे, आपको दो अभिलेखों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला कहलाता है मास्की इंस्क्रिप्शन। आसानी से याद हो जाएगा, कुछ कुछ मास्क जैसा है ना, तो तुरंत याद हो जाएगा आजकल कोरोना के टाइम में। एक मास्की इंस्क्रिप्शन और दूसरा ध्यान रखेंगे गुर्जरा इंस्क्रिप्शन। मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख से ही हमें अशोक के नामों के बारे में पता चलता है और यह पता चलता है कि इस महान शासक का नाम क्या था, अशोका। तो ध्यान रखेंगे, मास्की इंस्क्रिप्शन में इसका नाम लिखा हुआ मिलता है अशोक वर्धन। मास्की अभिलेख में इसका नाम लिखा हुआ मिलता है अशोक वर्धन। और ध्यान रखेंगे, गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम लिखा हुआ मिलता है देवनाम प्रियदसी या देवनाम प्रिय अशोक राजा। देवनाम प्रियदसी या देवनाम प्रिय अशोक राजा, ये वो दो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जहां से हमें अशोक के नाम के बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अशोक ने दो विवाह किए। भाई मैंने आपको बताया कि ये बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैन का राज्यभार हुआ करता था, इसीलिए ध्यान रखेंगे अशोक ने अपना सबसे पहला विवाह, ही गॉट मैरिड टू महादेवी। अशोक का प्रथम विवाह महादेवी नामक कन्या से हुआ, हु वाज प्रिंसेस ऑफ उज्जैन, जो उज्जैन की राजकुमारी थी। ये उज्जैन का ही राज्यपाल था और उज्जैन की ही राजकुमारी महादेवी के साथ अशोक का प्रथम विवाह हुआ था। और ध्यान रखेंगे, इसी महादेवी से ध्यान रखेंगे अशोक का एक पुत्र हुआ और एक पुत्री। और हम सब जानते हैं इसके बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। और यहीं पर लिख लीजिएगा नोट करके, अशोका सेंट बोथ ऑफ देम टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्हीं दोनों को भेजा था। अशोक का दूसरा विवाह हम सब जानते हैं कारुवाकी। अशोक का दूसरा विवाह कारुवाकी या कौरवकी के साथ हुआ और हम सब जानते हैं हु वाज प्रिंसेस ऑफ कलिंग। कलिंग युद्ध के ही बाद इसने कलिंग की ही राजकुमारी कौरवकी या कारुवाकी के साथ भी विवाह किया था और हम सब जानते हैं इसी से जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। जी वेलकम बैक, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अशोक ने दूसरा विवाह कारुवाकी या कौरवकी के साथ किया, जो कलिंग की राजकुमारी थी और हम सब जानते हैं कारुवाकी से ही अशोक का उत्तराधिकारी पुत्र हुआ, इसका सक्सेसर सन हुआ और हम सब जानते हैं इसके बेटे का नाम था कुणाल। और कुणाल के बाद ही कुणाल का बेटा या अशोक का ग्रैंडसन, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, दशरथ के नाम से। 2014 एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सिर्फ ये पूछा गया था कि हु वाज ग्रैंडसन ऑफ अशोका। अशोक के पौत्र का नाम क्या है। ऑप्शन में लोगों ने दशरथ देखा, जानबूझकर आंसर नहीं किया, सब सोच रहे थे रामायण वाले दशरथ हैं, पर ध्यान रखेंगे अशोक के ग्रैंडसन का भी नाम क्या था, दशरथ। इसके बाद अगली चीज ध्यान रखेंगे, हम सब जानते हैं अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष एक युद्ध लड़ा, एक वॉर लड़ी, जो अशोक के शासनकाल का एकमात्र युद्ध था, जो प्रसिद्ध है किस नाम से, कलिंग वॉर के नाम से। तो हम बात करेंगे इसके बाद अशोक के ही शासनकाल में लड़े गए युद्ध के बारे में, जो है 261 बीसी। हम बात करेंगे किसके बारे में, कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध 261 बीसी या 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आज ओडिशा है वही पहले क्या कहलाता था, कलिंग कहलाता था। कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं रिलेटेड टू कलिंग वॉर, जैसे आपसे पूछेंगे ड्यूरिंग कलिंग वॉर व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कलिंग। कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तो ध्यान रखेंगे तोशाली या तोसली। उस समय कलिंग की राजधानी तोशाली या तोसली थी। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कलिंग वॉर। कलिंग युद्ध का कारण क्या था, तो हम सब जानते हैं अशोका अटैक्ड ऑन कलिंग टू गेट एलिफेंट्स। हाथी प्राप्ति के लिए लड़ा गया था कलिंग वॉर। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछेंगे हु वाज द रूलर ऑफ कलिंग ड्यूरिंग कलिंग वॉर। कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था, ध्यान रखेंगे नंदराज। और नंदराज ही वहां का शासक था, इस बात की जानकारी भी हमें एक सोर्स से मिली है, एक अभिलेख जिसे हम कहते हैं एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन।
या हाथी गुम्फा अभिलेख। इस बात की जानकारी हमें एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन से मिली है, लेकिन जो एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन है वो किसके द्वारा लिखवाया गया है? ध्यान रखेंगे, खारवेल के द्वारा। अब हु वॉज खारवेल? खारवेल वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी। चेदी वंश का सबसे महान राजा हुआ खारवेल, और इसी चेदी वंश के सबसे महान राजा खारवेल ने ही लिखवाया हाथी गुफा अभिलेख, जिससे हमें जानकारी मिली कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज हुआ करता था। फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहानी आप सब जानते हैं, और आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। था वो इतना ज्यादा भीषण था और इतने ज्यादा संख्या में लोग उसमें मारे गए और बंदी बनाए गए कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन विचलित हुआ, और हम सब जानते हैं अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। और अगर आपसे पूछे कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो ध्यान रखेंगे उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षुक ने। और अगर उपगुप्त ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? निग्रोध। कुछ ग्रंथों में उपगुप्त का नाम लिखा हुआ मिलता है और कुछ ग्रंथों में निग्रोध का। उपगुप्त या निग्रोध के द्वारा ही बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अशोक को दी गई। और हम सब जानते हैं आफ्टर कलिंग वॉर अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म। लिख लीजिएगा, कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म, या अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। और वही बौद्ध भिक्षुक जिसने तीसरी बौद्ध महासंगीति की अध्यक्षता की थी, जिसे हम जानते हैं मोगलीपुत्ततिस के नाम से। तो ध्यान रखेंगे, अशोक का जो धर्म परिवर्तन था वो मोगलीपुत्ततिस के ही द्वारा करवाया गया। और उसके बाद हम सब जानते हैं अशोक ने जीवन भर हथियार ना उठाने की कसम खाई, क्योंकि हम सब जानते हैं अहिंसा को फॉलो किया जाता है बुद्धिज्म में, और यही इसके जीवन काल का या शासनकाल का एकमात्र युद्ध था। और इसके बाद ये केवल और केवल धर्म प्रचार के ही मार्ग पर और अहिंसा के ही मार्ग पर चल पड़ा। इन द 10th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल के 10वें वर्ष, इन द 10th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल के 10वें वर्ष, ध्यान रखेंगे, ही विजिटेड बोध गया। अशोक ने बोध गया की यात्रा की। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष ही विजिटेड बोध गया, इसने बोध गया की यात्रा की। और इन दी 20th ईयर, और शासनकाल के 20वें वर्ष, ही वेंट टू लुम्बिनी, और शासनकाल के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया। ही वेंट टू लुम्बिनी, या ये लुम्बिनी गया। और क्योंकि लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि थी, इसीलिए इसने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। और ये लुम्बिनी गया था और इसने लुम्बिनी को कर मुक्त किया था। इस बात की जो जानकारी है वो भी हमें एक अभिलेख से मिलती है, विच इज नोन एज रोमन देई इंस्क्रिप्शन, जिसे रोमन देई अभिलेख कहा जाता है। इसके बाद इन हिज रूलिंग पीरियड अशोका फाउंडेड अ सिटी नेम्ड श्रीनगर। अपने ही शासनकाल में अशोक ने श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे, ही प्रोहिबिटेड एनिमल सैक्रिफाइसेस, और इसने पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगाया। अशोक के ही द्वारा बसाया गया था श्रीनगर, और इसी ने अपने शासनकाल में पशु बलि को प्रतिबंधित किया था। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हम इसके स्टोन एडिक्ट्स लिख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भारत के इतिहास में नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला सबसे पहला शासक ही कौन माना जाता है? अशोक माना जाता है। इसके अलावा ही बिल्ट सांची स्तूप एंड धमेक स्तूप। इसी ने सांची के स्तूप और धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। हम सब जानते हैं भारत का सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है, भैया आप जानते हैं। और जो धमेक स्तूप है वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है, वाराणसी के ही समीप सारनाथ नामक स्थान पर है धमेक स्तूप। और ध्यान रखेंगे, अशोका वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुणाल। अशोक के बाद इसका पुत्र कुणाल अगला शासक बना, और कुणाल के बाद दशरथ। लेकिन आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती हैं। आपसे पूछेंगे बताइए हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, तो ध्यान रखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। और मैं पहले भी बता चुका हूं, इस बृहद्रथ का ही एक सेनापति हुआ करता था, एक आर्मी चीफ हुआ करता था, जो कि एक ब्राह्मण था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी गई, और बृहद्रथ की हत्या करके ही उस पुष्यमित्र शुंग ने भारत के सबसे पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना की, जिसे हम शुंगा डायनेस्टी या शुंग वंश कहते हैं। और वहीं से शुरू हुआ पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल। कहानी को अभी यहीं पर रोकेंगे। अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो